फंक्शन लिखा था लास्ट क्लास में साई एक्स, क्या लिखा था, ए साइन अल्फा एक्स। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ए साइन 2 पाई ए एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन ए। तो इस फंक्शन में हमें क्या है, एक ए है वो क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए साइन 2 पाई ए अपॉन ए एक्स, सॉरी ए साइन 2 पाई अपॉन ए एक्स। ये क्या है, फंक्शन है किसके लिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी, जो एनर्जी निकाली थी उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन का सॉल्यूशन करना है, मुझे क्या निकालना है, यहाँ ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ए वी नॉर्मलाइज अबव या वी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। किसको नॉर्मलाइज करेंगे, जो अपना वेव फंक्शन है इसको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है कोई लिमिट, ठीक है, साई स्टार डी टो इक्वल टू 1, डी जेड नहीं है डी टो है, क्या है डी टो, क्या है डी टो। ये क्या है साई स्टार, यानी साई स्टार है, साई का क्या है कॉन्जुगेट फंक्शन है, कॉन्जुगेट फंक्शन है। या मैंने कहा था इसे साई 1 साई 2 डी टो इक्वल टू 1 या साई स्क्वायर डी टो इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। और लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कुछ लिमिट होगी जहां साई स्क्वायर क्या होगा, साई स्क्वायर डी टू इक्वल टू 1 होगा, यानी फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा। तीनों सिचुएशन हो सकती हैं और तीनों का मीन एक ही है, ठीक है। यहां साई और साई स्टार दोनों क्या हैं, सेम, यानी जो फलन है और कॉन्जुगेटेड फंक्शन है और कॉन्जुगेटेड फलन है वो सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो साई क्या है, a sin 2 पाई a x, और साई स्टार भी यही है। तो मैं लिखूंगा, और लिमिट क्या है, मैंने कहा था जब पार्टिकल इन 1D बताया था x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, ठीक है, यहां 0 है। जो पार्टिकल है मूवमेंट में है वो कहां से कहां तक है, इस रीजन तक है कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 तक यहां मूवमेंट कर रहा है पार्टिकल। जब यहां मूवमेंट कर रहा है तो लिमिट होगी 0, यानी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, यानी a sin 2 पाई अपॉन a x dx का स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या होगा, साई स्क्वायर, क्योंकि साई क्या है, दोनों फंक्शन क्या है, सेम है। तो a sin 2 पाई अपॉन a x का स्क्वायर dx, dx क्यों लिखा, यहां d टो था, x इसलिए लिखा था क्योंकि जो पार्टिकल है, जो बॉक्स है वो 1 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल है। पार्टिकल किस में है, 1 डायमेंशनल में है। यदि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है 3 डायमेंशनल पार्टिकल इन 3D बॉक्स या 3 डायमेंशनल बॉक्स, यदि 3D होता तो डी टो ही लिखता, और ये जो टर्म है कुछ और ही तरीके की होती। तो मैं लिखूंगा, देखो 0 से a, इसको सोल्व करने पर बाय सॉल्विंग, डायरेक्ट लिख रहा हूं बाय सॉल्विंग। अब मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि यहां क्या है, साइन स्क्वायर, ये टर्म क्या है थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू आती है a स्क्वायर बाई 2, सॉरी a स्क्वायर बाई 2, a इक्वल टू 1, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 बाई a, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बाई a, 2 बाई a, यानी a हो गया 2 अपॉन a, 2 ओवर a रूट। अब इस इक्वेशन में मेरा फंक्शन क्या है अपना, ये sin x इक्वल टू a sin 2 पाई अपॉन a x, तो यहां जो फंक्शन होगा वो होगा sin x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन a sin 2 पाई, सॉरी 2 पाई क्यों है, ये n पाई होता है ना, क्या होता है n पाई, सॉरी ये क्या होता है n पाई होता है, क्या होता है n पाई, क्या है n पाई, ये क्या होता है n पाई अपॉन a x, ये क्या है फंक्शन है करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी, करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी। इस फंक्शन को श्रोडिंगर ने एक अलग ही नाम दिया था, इसे नॉर्मलाइज्ड श्रोडिंगर वेव फंक्शन भी कहा जाता है, नॉर्मलाइज्ड श्रोडिंगर वेव फंक्शन भी कहा जाता है। मैंने कहा था लिख सकते हो, देखो इस फंक्शन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, क्या तरीका है, देखो sin x, इसे बड़े डब्बे में बंद कर लेना, sin x इक्वल टू रूट 2 अपॉन a sin, अब हमें यहां क्या था, यहां अल्फा था, और n पाई अपॉन a किसके इक्वल होता है, मैं आपको याद दिला दूं 8 पाई स्क्वायर m e x अपॉन h स्क्वायर x, ये क्या है, इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी जो ये फंक्शन होगा ये क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। इसे श्रोडिंगर ने क्या कहा था, नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, लिख सकते हो द अबव मैथमेटिकल मेथड इज नोन एज normalization and the value constant a, the value constant a and the value constant a is known as normalization factor, a is known as normalization factor। जो भी लिखना चाहते हो बोर्ड से वो लिखोगे, ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, क्या है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हो, थोड़ा सा जैसे थ्योरी बनाने के लिए इक्वेशन नंबर जैसे जो भी इक्वेशन थी उसके बाद नेक्स्ट वाली इसे देना, 9 10 जो भी हो, 10 जैसे हो तो 11 इसे दे देना, और 12 12 इसे 12, और लिखोगे इक्वेशन 11 and 12, equation 11 and 12 is a normalized solution of Schrodinger wave equation for a particle in a one dimensional function, अब बात करता हूं, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, वन डायमेंशनल फंक्शन। अब हेडिंग डालना एनर्जी लेवल्स, छोटी सी हेडिंग, इसी में इंक्लूड है पार्टिकल
क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो फंक्शन और दूसरा आएगा एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में। फंक्शन तो हमने देख लिया, ये रहा फंक्शन। एनर्जी हमने बीच में निकाली थी, कैलकुलेट की थी। और अब बात करता हूं एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स की, एनर्जी लेवल्स कैसे, यहां n जब Ex लिखता हूं तो क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, यही होती है एनर्जी। जब एनर्जी ये है तो n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने कहा था जब n पाई अपॉन a, या निकाला था, क्या निकाला था, अल्फा x इक्वल टू n पाई, ये देखा था। तो यहां क्या कहा था, n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, क्या निकाला था, 1 2 3 एंड 4 देखा था, वही है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होता। m क्या है, पार्टिकल का मास ऑफ पार्टिकल, a क्या है, विड्थ ऑफ बॉक्स, विड्थ है। तो एनर्जी लेवल्स जब n क्या हो, 1 हो, Ex इसलिए लिखा है, ये वन डायमेंशनल है, ये जो एनर्जी की वैल्यू है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए है। तो यदि n इक्वल टू 1 हो, इफ n इक्वल टू 1, इरेज करो, n इक्वल टू क्या हो, इफ n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 होगा तो मैं लिखूंगा E1 इक्वल टू, देखो n 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू होगी h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। इफ n इक्वल टू 2 तो E2 लिखूंगा, ठीक है, यानी सेकंड एनर्जी लेवल के लिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर लिख दो, h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर which is 4h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, यानी जो E2 है 4 टाइम होगा E1 के, क्या होगा, E2 4 टाइम होगा E1 के। ऐसे n इक्वल टू 3 क्या लिख सकता हूं, यानी E3 इक्वल टू होगा 9h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, यानी E3 is equal to 9 टाइम ऑफ E1। अब यहां एक बात ध्यान रखने की है या नोट करने की है कि जो एनर्जी है या तो इतनी है या फिर 4 टाइम्स फिर 9 टाइम्स, ऐसे 16 टाइम्स, यानी एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज होगी। यदि एनर्जी लेवल्स की बात करें, देखो एनर्जी, देखो ये लिखोगे और इरेज कर रहा हूं, लिख लिया, इरेज कर। यदि मैं इसे एक ग्राफ टाइप प्लॉट करके बताऊं एनर्जी लेवल्स को, ठीक है, मान लो n इक्वल टू 1 यहां है, n इक्वल टू 1 यहां है, तो एनर्जी क्या है, h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, यानी यहां लिख रहा हूं n इक्वल टू 1, और ध्यान रखना मैंने कहा था कि n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो एनर्जी E1 के कितनी होगी, यहां लिख सकते हो E1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, ठीक है। मान लो क्या इसकी 4 टाइम होगी तो यहां होगी, यानी n इक्वल टू 2, तो यानी E2 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ h स्क्वायर 8ma स्क्वायर। ऐसे ही इसकी 9 टाइम्स होगी, यानी
यानी यहां होगी n इक्वल टू 3, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी E3 क्या होगी 9 टाइम्स h² अपॉन 8ma² क्या होगी 9 टाइम्स ऑफ E1, ये एनर्जी होगी। लेवल कौन सा n इक्वल टू 3। ऐसे ही यदि मैं n इक्वल टू 4 दिखाना चाहूं, रिप्रेजेंट करना चाहूं, ठीक है, तो n इक्वल टू 4 यहां कुछ होगा, लिख सकते हो n इक्वल टू 4 विच इज E for 16 टाइम ऑफ h² अपॉन 8ma², 8ma², ठीक है। यानी जो एनर्जी गैप है वो सेम नहीं है। इट मींस इसका मतलब तो यह है कि एनर्जी क्या है क्वांटाइज है। इस क्वांटाइजेशन का मतलब समझो थोड़ा सा। पॉइंट क्या है, इरेज कर रहा हूं। इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब समझो कि मान लो ये क्या है, एक सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। ये स्टेप्स इक्वल दूरी पर है, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए, मान लो 1-1 फुट पर है, ये 1 फुट पर होगा, ये 2 फुट पर, 3 फीट पर, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यदि आपसे कहा जाए कि आप 1 फीट की हाइट पर खड़े हो जाइए, तो आप यहां खड़े होंगे। आपसे कहा कि 4 फुट की हाइट पर खड़े होइए, यानी इन स्टेप्स पर खड़ा होना, नीचे नहीं होना सीढ़ी के। ये एनर्जी है वो जीरो नहीं होगी, मैंने पार्टिकल के लिए कहा था। उसका रीजन बता सकता हूं, लेकिन चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन फोकस करिए यहां कि मैं कहूं कि 2.5 फुट पर, 2.5 फीट पर आपको खड़ा होना है, तो आप इस सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको स्टेप्स पर ही खड़े होना है। आप तो यहां खड़े होंगे, या फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इनके बीच में कहीं नहीं। क्वांटाइजेशन का मतलब यह है, यदि मैं कोई रस्सी ऐसे रखता हूं, तो आपसे किसी भी हाइट की बात करूं, आप 2.25 फीट पर लटकिए इस रस्सी पर। ये क्या रोप है, इस रोप पर 2.5 फीट पर लटकिए, तो आप लटक सकते हैं। मैं तो 3.23 फीट पर या 4.73 फीट पर, कुछ भी। यानी यहां जो एनर्जी है, समझ में, यहां क्या है, क्वांटाइज है। यहां क्या है, यहां चीजें कंटिन्यूअस हैं, जहां आप प्लेस करना चाहें। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है जो एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है ना, जो सॉलिड स्टेट की वो पढ़ी थी हीट कैपेसिटी, तो वहां क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहते हैं कि एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस चेंज होती है। जबकि क्वांटम कहते हैं कि एनर्जी में जो चेंज है वो क्वांटाइज्ड होता है। चीजें कनेक्ट करने के क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप यहां 3.25 फीट पर नहीं खड़े हो सकते, लेकिन यहां हो सकते हैं, लटक सकते हैं। बात क्लियर? तो क्वांटाइजेशन का मतलब यह है। क्वांटाइजेशन का मतलब यह है। अब बात करता हूं जीरो पॉइंट एनर्जी का, कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है। जो एक छोटी सी हेडिंग भी बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो पॉइंट एनर्जी कि जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, या कोई भी पार्टिकल जो बॉक्स में प्रेजेंट है, उसके लिए मिनिमम
मिनिमम एनर्जी को ही जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और मिनिमम एनर्जी कितनी है? मिनिमम एनर्जी h² अपॉन 8ma² है। मिनिमम एनर्जी क्या है? h² ओवर 8ma² है। तो इस वैल्यू को ही जीरो पॉइंट एनर्जी डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीरो पॉइंट एनर्जी डिफाइन किया जाता है। लिखो जीरो पॉइंट एनर्जी, एक लाइन लिख लो। फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स द लोवेस्ट एनर्जी कैन बी रिटन एज, द लोवेस्ट एनर्जी कैन बी रिटन एज या रिप्रेजेंटेड बाय, कैन बी रिटन एज E1 equal to h² upon 8ma², 8 E1 equal to h² upon 8ma². This energy of particle, this energy of particle, this energy of particle is called the zero point energy, called the zero point energy, which is generally represented by, which is generally represented as E0, which is generally represented as E0, which is equal to क्या है? h² upon 8ma², 8ma², 8ma²। जो n है, n क्या है? n था हमारा कोई इंटीजर नंबर जिसे हमने डिफाइन किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स में जब मैंने कहा पार्टिकल इन 1D है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करेगा, और हम उस फंक्शन को भी वेव फंक्शन कह रहे हैं तो वेव होगी। तो जो इंटीजर है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर को, इरेज कर रहा हूं, किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटम नंबर को। उस क्वांटम नंबर से वेव में नंबर ऑफ नोड्स दिखा सकते हैं। मैंने कहा यदि ऐसे मान लो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू क्या है? 1 है, n इक्वल टू 1, which means नोड्स कितनी होती है? यदि नोड्स कैलकुलेट करनी हो, नंबर ऑफ नोड्स क्या होती है? n-1। n क्या है? इंटीजर है, या मैं इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक लाइन लिखोगे उसके बाद ये बनाऊंगा मैं कैसे, पहले देख लो, लिखना मत, ये मत बनाना। यदि n इक्वल टू 1 है तो नोड्स कितनी होंगी? 0। तो नोड्स कितनी होंगी? 0। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं कि जिससे तुम्हें, ठीक है। यदि मैं n इक्वल टू 2 यहां बनाऊंगा, n इक्वल टू 2 यहां है, तो 1 नोड होनी चाहिए, 2 - 1 यानी एक कम। नोड कितनी होंगी? हमेशा एक कम होंगी, यानी कि जो वेव होगी इस तरीके से होगी। कैसे होगी? वेव इस तरीके से होगी। और n इक्वल टू 3 हो, n इक्वल टू 3 हो तो नोड्स कितनी होंगी? 2। नोड्स कितनी होंगी? 2। इन नोड्स का मीनिंग क्या है? इन नोड्स का सिंपल सा मीनिंग है कि इन नोड्स पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0। जो ये उच्चिष्ट है, यानी जो एम्पलीट्यूड है, यहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और प्रोबेबिलिटी को ऐसे दिखाया जाता है, इसके इक्वल ही ग्राफ, जैसे n इक्वल टू 1 है, यदि आपको दिख रहा हो n इक्वल टू क्या है? 1 है, तो यहां जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी?
इसे साई स्क्वायर से भी दिखाया जाता है, क्या होगी 1 होगी। देखो यदि इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करें तो क्या होंगे, नोड्स तो 2 ही होंगे, लेकिन इस तरीके से बनाया जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये एक वेव है, ऐसा समझिए एक वेव है और यहां प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी यदि नेगेटिव में ऐसे दिखाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा या कोई और तरीका भी हो सकता है समझने का। यदि n इक्वल टू क्या हो 4 हो, n इक्वल टू क्या हो 4 हो, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कितनी नोड्स होंगे 3। n देखते ही आप नोड्स बताओगे, यानी यहां आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा और n इक्वल टू 4 के लिए कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अब मैं एक कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूं जो इसे इरेज कर रहा हूं, 0 पॉइंट एनर्जी क्लियर हो गई होगी। एक लाइन लिखना फिर बताता हूं, ठीक है। एक लाइन लिखो, द इंटीजर n is a quantum number indicating the number of nodes in the wave, number of nodes in the wave। इस डायग्राम को थोड़ा इधर बना रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान रखने का इसको जो बना रहा हूं इधर ही बनाना, स्पेस नहीं है इसलिए यहां बना रहा हूं, उसके पास ही बनाना और ऐसे ही दिखाना, सेम लेवल्स बिल्कुल n इक्वल टू 1। यहां क्या n इक्वल टू क्या है 1 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। यहां n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था साई स्क्वायर से दिखाते हैं, साई 1 स्क्वायर लिख सकते हो और यहां इसे साई 2 स्क्वायर, यहां साई 3 स्क्वायर और इसे साई 4 स्क्वायर, ठीक है। यहां एक बात का ध्यान रखना, यह n इक्वल टू 1 है, इनके बीच में उसी के अकॉर्डिंग गैप दे सकते हो जैसी हमारी एनर्जी लेवल्स के लिए बनाया था हमने, यानी जो गैप्स है इनके बीच में कम होगा और इन दोनों के बीच में और ज्यादा होगा, इनके बीच में और ज्यादा होगा, उस तरीके से बना सकते हो, अच्छा लगेगा। और यहां एनर्जी क्या होगी, यहां जो एनर्जी होगी E1 क्या होगी h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, यहां E2 इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर और यहां E3 इक्वल टू क्या होगा 9h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर और E4 क्या है 16h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कैसे बनाऊंगा ऐसे, नोड्स कितने दिखाने हैं 3 और यहां इस तरीके से, ठीक है। 1 मिनट, यदि n इक्वल टू 3 है ना, तो नोड्स तो कितने होंगे 1 and 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। ये क्या होंगे नोड्स कितने हैं, ये भी नोड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यह है कि यदि n इक्वल टू क्या हो जाए, मान लो 50,000 हो जाए, क्या हो जाए, और मैं बता दूं कि यहां इन पर प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यदि n इक्वल टू 5000 हो जाए, क्या हो जाए, 50,000 हो जाए, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यदि n इक्वल टू 5000 हो जाए, जैसे हम यहां मार्क कर रहे हैं, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यानी जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। मैंने थोड़ा दूर दूर बताया डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए। ये क्या होंगे, पास पास हो गए, यानी ऐसे लाइन बनेगी। यानी जब n की वैल्यू बढ़ती है, बोहर ने कहा था, नील्स बोहर ने क्या कहा था कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है सीधा क्लासिकल मैकेनिक्स में आके, यानी क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स सेम हो जाती है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में मिल जाती है। यदि n क्या हो, इंटीजर क्या हो, बहुत ज्यादा हो, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं। वजह यही है कि जो ये हैं एम्पलीट्यूड है, जो हमने पीक्स बनाए हैं, पीक्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, नजदीक नजदीक हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं, और भी पास हो जाते हैं। दिखाने के लिए बताएं, ये क्या है, दूर दूर है। जैसे नोट्स बनाओगे तो क्या होंगे, पास पास ऐसे। तो एक सीधी लाइन हमें मिलेगी। तो सीधी लाइन मिलने का मतलब ये ग्राफ क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो कर रहा है। सिर्फ लिखना मत, ये बनाओगे, ये बनाओगे, इसके बगल में साइड में ये बनाओगे, ठीक है। ये बना लिया होगा, नोड लिख देना, नोड इक्वल टू n-1 नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अगली क्लास में बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, और बात करते हैं, और 2-3 क्लासों में तुम्हारी यूनिट एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।